नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। लगातार महाराष्ट्र की चर्चा जारी है और आज ये बड़ी अपडेट आई है कि अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने कहीं ना कहीं अजीत पवार से नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ये नाराजगी उनकी ऐसे समय पर आई है जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी मची हुई है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर अजीत पवार भी वित्त मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक भी बीजेपी की तरफ से किसी भी मंत्रालय को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभी मंत्रालयों को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि 15 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हो गया, जिसमें 39 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, जिसमें 19 जो विधायक हैं वो बीजेपी के शामिल हैं, वहीं पर 11 एकनाथ शिंदे के हैं, तो वहीं पर 9 विधायक एनसीपी अजीत पवार के भी शामिल हैं, जिसमें एक मुस्लिम चेहरे को भी जगह मिली है जिसका नाम है हसन मुश्रिक। बस यहीं से क्या है, विवाद बढ़ जाता है। छगन भुजबल का कहना है कि आपने एक मुस्लिम चेहरे को तो कैबिनेट में जगह दे दी, और जबकि मैं पिछले सरकार में मंत्री था, मुझे अच्छा अनुभव है, मेरी एक अच्छा राजनीतिक करियर गुजर चुका है, एक अनुभवहीन व्यक्ति को आपने जो है मंत्री पद में शामिल करा दिया, लेकिन मुझे आपने मंत्री पद में शामिल नहीं किया। बस इसी को सबको लेकर जो है अजीत पवार की और छगन भुजबल की आपस में नाराजगी जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि छगन भुजबल शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। अब इन मुलाकातों का क्या मतलब है? क्या छगन भुजबल अब कुछ विधायकों के साथ में शरद पवार के साथ में मिल सकते हैं, शरद पवार के साथ में शामिल हो सकते हैं उनकी एनसीपी में, या फिर और कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है? तो इन सब बातों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज हैं। सिराज, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि छगन भुजबल ने जो शरद पवार से मिलने की खबरें आ रही हैं, तो अजीत पवार से कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से लगातार उठापटक की स्थिति मची हुई है, और खास तौर पर जो तमाम मुसीबतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, इन दोनों ही पार्टियों पर मंडरा रही है। खास तौर पर जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 19 जो विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ, वहीं बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो 11 मंत्री जो है शपथ लेते हैं। वहीं बात करें हम अजीत पवार गुट की तो वहां पर 9 जो विधायक हैं वो शपथ लेते हैं। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने कई बड़े और नए चेहरों को मौका दिया, और इससे जो उनके कह सकते हैं पुराने साथी हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे नरेंद्र भांडेकर हो, ये वो चेहरे हैं जो अजीत पवार के साथ लंबे वक्त से, या यूं कहें कि शरद पवार के साथ जब अजीत पवार हुआ करते थे उस समय भी इन दोनों ही नेताओं की या और भी तमाम विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अजीत पवार के साथ हुआ करते थे। और इन्हीं के भरोसे अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन किया, अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, अजीत पवार ने शरद पवार के साथ बगावत किया, इन्हीं के बलबूते पर। लेकिन आज जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं एनसीपी पार्टी की, इससे साफ जाहिर होता है कि अजीत पवार के जो पुराने साथी हैं, जिनके दम पर कह सकते हैं कि शरद पवार से पंगा लिया अजीत पवार ने, कहीं ना कहीं वो चेहरे अब नाराज हो रहे हैं, और ये किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि बुरे दिन से कम नहीं है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की, 5 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त हुआ, और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो ज्यादा रह नहीं जाता। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ना ही ज्यादा मंत्रियों की जगह दी इन दोनों ही पार्टियों को, और ना ही इन्हें कोई बड़े विभाग दिए। वित्त विभाग पहले भी अजीत पवार संभाल चुके हैं, इसको लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। वहीं गृह विभाग की मांग एकनाथ शिंदे के द्वारा किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का तर्क है कि भाई जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग उनके पास थी, लेकिन अब मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, चाहे वो किसी भी राज्य में आप उठाकर देख लीजिए, किसी को गृह मंत्रालय नहीं देती। गृह मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो तमाम राज्य के घटनाक्रम है उसको संभाला जाता है।
इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपने बताया कि गृह मंत्रालय जो है एक देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने अपने पास रखा था, और अब मुख्यमंत्री हैं तब भी वो अपने पास रख रहे हैं। एकनाथ शिंदे को उन्होंने गृह मंत्रालय देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पहले तो जो अजीत पवार को उन्होंने वित्त मंत्रालय देने की जो बात कबूली थी कि हम आपको वित्त मंत्रालय दे देंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि अजीत पवार को भी वित्त मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अजीत कहीं बीजेपी जो है दोनों ही नेताओं के साथ में वादा खिलाफी कर रही है? जी देखिए जिस तरीके से अब्बास आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा, मुझे लगता है कि राजनीति में कभी भी कस्में और वादे मायने नहीं रखती। राजनीति में हमेशा जो मायने रखता है वो होता है वक्त और पद। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कई बार खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर चुके हैं, लेकिन कई बार उन्होंने बल्कि अपनी राजनीति का 80% जो हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यानी एनडीए खेमे में बिताया। और जाहिर सी बात है कि एक बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, और गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए कि नीतीश बाबू और लल्लन बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। लेकिन वक्त जब बदलता है, आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिलाते हैं और फिर सरकार आज बिहार में चल रही है। आपने देखा किस तरीके से एक भरोसेमंद साथी हेमंत सोरेन के चंपई सोरेन हुआ करते थे झारखंड में, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी। आपने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद और काबिल नेता एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ दी। शरद पवार के तो भतीजे अजीत पवार हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी तोड़ दी। तो राजनीति में कभी भी ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती, मायने रखता है वक्त और पद। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना शिंदे गुट की बात करें या फिर एनसीपी अजीत गुट की बात करें, दोनों ही दलों की इस वक्त हालत बेहद नाजुक है। भले ही 41 सीट अजीत पवार की गुट ने जीता है, भले ही 57 सीट एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जीता है, लेकिन ये पार्टियां बखूबी जानती है कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो भविष्य में जो हमारी पार्टी है उसको तोड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो पूरा कैबिनेट है उसमें 42 मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के, और 43 यानी एक सीट अभी बाकी है। वो एक सीट किस लिए खाली रखी गई है, किसके लिए खाली रखी गई है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की योजना बना रही है कि भविष्य में अजीत पवार या एकनाथ शिंदे बगावत करते हैं तो ऐसा चेहरा मिले इन दोनों ही पार्टियों के जरिए जो अपने साथ 8 से 10 विधायक तोड़ कर लाए और उसको मंत्री बनाया जाए? ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है, और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कौन सा खेला करने की तैयारी कर रही है। और बड़ा सवाल यह है अब्बास कि जिस तरीके से देखा जाए तो अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इन्होंने अपने मंत्रियों को साफ कह दिया है कि आपका कार्यकाल 5 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल का होगा। आखिर 2.5 साल का मतलब क्या है? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हमने अभी परमानेंट मंत्रियों को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हमारे नेता नाराज होकर चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसी डर से उन्होंने जो नाराज विधायक है उनको एक तरीके से लालच देने का काम किया है कि 2.5 साल बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा, 2.5 साल बाद आपको पद दिया जाएगा। ये तमाम सवाल है जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बन रहे हैं, और जाहिर सी बात है अभी भविष्य में बड़ा उलटफेर भी जो होने का संकेत मिल रहा है। जी, जैसे कि हमारे सहयोगी सिराज ने बताया कि बीजेपी अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ वो अजीत पवार को भी रोके हुए है, एक तरफ वो जो एकनाथ शिंदे को भी रोके हुआ है, और इसके साथ में जो तीसरा ऑप्शन है जो उन्होंने मंत्री पद बचाकर रखा है उसमें वो कहीं ना कहीं ये संभावना भी देख रहे हैं कि अगर ये दोनों ही नेता हमसे बगावत करते हैं, हमारा साथ छोड़ करके जाते हैं, तो हम इनके किसी बड़े नेता को जो कोई 8 से 10 विधायक तोड़कर ले आए उसको मंत्री पद दे सकते हैं, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और बीजेपी ऐसे कामों में बखूबी माहिर है क्योंकि उसने पहले भी ये काम किया है। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ में से उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से वो एकनाथ शिंदे को उठा करके ले आते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं, यानी कि उनकी पार्टी को तोड़ लेते हैं। ऐसे ही रातों रात नीतीश कुमार को भी वो कभी भी पलटी मरवा देते हैं। ऐसे ही तमाम जगहों पर ये देखा गया। आपने देखा होगा कि 2018-19 में मध्य प्रदेश में एकनाथ सिंधिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ के उससे तोड़कर ले आते हैं और इधर शिवराज सिंह की सरकार बना लेते हैं। तो बीजेपी
ऐसे कामों में बखूबी माहिर है और उस पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो जिसके साथ में मिलती है फिर उसको खत्म कर देती है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ में भी इस बार ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले तो जब बीजेपी के पास में संख्या बल नहीं था तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को जो उन्होंने मांगा वो दे दिया, मुख्यमंत्री मांगा मुख्यमंत्री दे दिया, जबकि बीजेपी के पास में उस वक्त भी ज्यादा विधायक थे, जबकि शिंदे के पास में इतने विधायक नहीं थे। लेकिन इस बार उनको गृह मंत्रालय भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। बस यही सब जो है बीजेपी का खेल है, लेकिन आगे आगे होता है क्या ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।